नमस्कार, मैं सुजीत कुमार मिश्र, पंडित श्री नित्यानंद झा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिजोल, मधुबनी, बिहार से। काव्य और गद्य का एक रूप है नाटक, जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं बल्कि दृष्टि के द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे नाटक या दृश्य काव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से ये संबंध बना सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर नाटक हम कहते किसे हैं। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। नाटक अपने जन्म से ही शब्दों की कला के साथ साथ अभिनय की कला भी है। अभिनय रंगमंच पर होता है। रंगमंच पर नाटक के प्रस्तुतिकरण के लिए लेखक के शब्दों के अलावे निर्देशक, अभिनेता, मंच व्यवस्थापक और प्रेक्षक यानी कि दर्शक की आवश्यकता होती है। नाटक के शब्दों के साथ साथ इन सब का जब सहयोग होता है तब नाट्यानुभूति या रंगानुभूति पैदा होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बहुत पहले भारतवर्ष में जो नाटक खेले जाते थे उनमें बातचीत नहीं हुआ करती थी। वे केवल नाना अभिनयों के रूप में अभिनीत होते थे। अब भी संस्कृत के पुराने नाटकों में इस प्रथा का भग्नावशेष प्राप्त होता है। यह जो है वो इस बात का सबूत बताता है कि नाटकों में बातचीत उतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मानी जाती थी जितनी कि क्रिया। तो नाटक के पोथी में जो कुछ छपा होता है उसकी अपेक्षा वही बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो उसमें छपी नहीं होती, बस उसे रंगभूमि में देखी जा सकती है। नाटक का सबसे प्रधान अंग उसका क्रिया प्रधान दृश्यांश ही होती है और इसीलिए पुराने शास्त्रकार नाटक को दृश्य काव्य कह गए हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कविता और कथा साहित्य की भांति नाटक के शब्द स्वतंत्र नहीं होते। नाटक के शब्दों का प्रधान कर्तव्य क्रिया प्रधान दृश्यों की प्रस्तावना है। प्रकृति का अनुकरण मनुष्य आदिकाल से ही करता चला आ रहा है। जैसे जैसे मनुष्य के चेतना का विकास होता गया, अनुकरण की क्रिया के फलस्वरूप मनुष्य के मन में विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्न तथा कल्पना का समावेश भी होता गया। परिणामस्वरूप मानव समाज के कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों को वह अपनी क्रियाओं में सम्मिलित करता चला गया। अनुकरण के विकास में जब बढ़ोतरी हुई तो उसमें सौंदर्य के तत्व भी सम्मिलित होते चले गए, जिससे कि इन सौंदर्य के तत्वों ने उन प्रस्तुतियों में कलात्मकता का समावेश करता चला गया। पहली नज़र में अभिनय को ही अनुकरण समझ लिया जाता है। इस प्रकार के भ्रम जो हैं वो इसलिए हुए कि विभिन्न आचार्यों के कथन जो हैं जिसमें कि नाटक को मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की अनुकृति कहा गया है। जैसे भरत ने नाटक को तीनों लोकों में जो हो रहा है उसका अनुकरण बताया है, लेकिन अनुकरण से उसका आशय इस संसार में जो जैसे हो रहा है उसे उसी रूप में उपस्थित करने से नहीं था, बल्कि उसी उत्पन्न भ्रम के कारण था। भरत मुनि का कथन है कि अभि उपसर्ग पूर्वक नीय धातु से निष्पन्न अभिनय शब्द है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य प्रयोजन की ओर प्रयोग को ले जाता है। इसको स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि वह अनेक अर्थों को नाट्य प्रयोग के द्वारा अपनी शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त होकर प्रस्तुत करता है। नाटक अभिनय के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं। इसलिए नाटक के शब्दों में अर्थ उस प्रकार नहीं घटित होता जैसे कि कविता में, उपन्यास में या कहानी में ये हो सकता है। नाटक के शब्द कार्य की योग्यता से सार्थक होते हैं। नाटक के शब्दों में निहित कार्य की योग्यता रंगमंच पर सिद्ध होती है।
इसलिए नाटक प्रयोगधर्मी होता है। प्रयोग का तात्पर्य है मंचन या प्रस्तुति। उसमें रंगमंच की व्यवस्था, वेशभूषा, प्रकाश, अभिनेताओं के क्रिया व्यापार, मुद्राएं और मति रचना आदि का समावेश होता है। नाटक के आलेख को जब इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब रसानुभूति होती है। आधुनिक युग में इसे रंगानुभूति भी कहते हैं। काव्य की अनुभूति और नाटक की रंगानुभूति इस प्रयोग के कारण ही अलग होती है। नाटक के प्रयोगधर्मी होने के कारण उपन्यास के मुकाबले नाटक की कुछ सीमाएं होती हैं। उपन्यास की भांति नाटककार को वर्णन और चित्रण करने की स्वतंत्रता नहीं होती। किसी पात्र के जीवन या घटना के विषय में उसे अपनी ओर से कुछ भी कहने का अवसर नहीं होता है। दर्शकों के सामने कुछ घंटों में ही उसे पूरा प्रदर्शित करना होता है, इसलिए उसका आकार और विस्तार बहुत अधिक नहीं हो सकता। इन्हीं सब कारणों से नाटक उपन्यास के मुकाबले अधिक ठोस और जटिल होता है। नाटक में अधिक समय और कौशल की जरूरत होती है। रंगमंच और अभिनय की उपेक्षाओं के कारण नाटककार घटना, पात्र और संवाद को अत्यंत सावधानी से चुनता है। इस प्रकार उसके विन्यास में नाटककार को अतिरिक्त समय और कौशल की आवश्यकता होती है और अतिरिक्त कौशल का उपयोग करना पड़ता है। घटना, पात्र और क्रिया को वह ऐसे संवादों के जरिए प्रस्तुत करता है जो अभिनय में ही अपना पूरा अर्थ और प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर प्राचीन काल में नाटक की परिभाषा दो प्रकार से की गई है। पहला अवस्थानुकृतिर्नाट्यम तथा दूसरा तदुपारोपांतुरूपकम, अर्थात अवस्था का अनुकरण नाटक है और दूसरा रूप का आरोप ही रूपक है। नाटक को रूपक भी कहा जाता है। अनुकरण की क्रिया को ही अभिनय कहते हैं। अभिनय नाटक का आलेख अभिनय की क्रिया से संयुक्त होकर रसानुभूति तक पहुंचता है। अतः नाटक को समझने के लिए अभिनय के कुछ आधारभूत बातों की सामान्य जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अभिनय के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। जो प्रकार है उसे हम आंगिक अभिनय कहते हैं। अभिनय में अंगों के संचालन और विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं को आंगिक अभिनय के रूप में हम जानते हैं, अर्थात नेताओं के देह गतियों को भाव और अर्थ व्यक्त करने वाला माध्यम बना दिया जाता है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो वो है वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय स्वरों के उतार चढ़ाव और लहजे के अवस्थाओं का अनुकरण को वाचिक अभिनय कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है आहार्य अभिनय, यानी कि केश रचना और श्रृंगार आदि से जो अनुकरण होता है वह आहार्य अभिनय है। और चौथा है सात्विक अभिनय। किसी भाव को गहराई से अनुभव करते हुए अभिनेताओं के देह में जो सहज प्रतिक्रिया होती है, जैसे स्वेद, कंपन, रोमांच आदि को सात्विक अभिनय कहा जाता है। अभिनय के इन्हीं सभी रूपों के प्रयोग से रसानुभूति या रंगानुभूति उत्पन्न होता है। अस्तु।